नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। रूस यूक्रेन जंग के बीच एक बार फिर रूस ने भारत के लिए यूक्रेन के कीव, सुमी समेत कई शहरों में सीज फायर का ऐलान किया है। रूस ने ऐसा इसलिए किया ताकि भारतीय छात्र वहां से सुरक्षित निकल सके। बता दें कि पीएम मोदी ने मंगलवार को ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन से यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की सुरक्षित वापसी को लेकर बातचीत की थी, जिसके बाद पुतिन ने यूक्रेन के कई शहरों में सीज फायर का ऐलान किया है, जिससे भारतीय छात्रों को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचे। यूक्रेन पर रूसी हमलों के बीच भारतीय स्थित रूसी दूतावास ने ऐलान किया है कि मॉस्को आज भारतीय नागरिकों की सुरक्षित निकासी के लिए मानवीय गलियारा खोलेगा और इस दौरान संघर्ष विराम करेगा। इसमें पूर्वोत्तर यूक्रेन के सुमी शहर के गलियारे भी शामिल हैं, जहां लगभग 600 भारतीय छात्र फंसे हुए हैं और बार बार प्रयास के बावजूद नहीं निकल पा रहे। रूस ने कहा है कि वो यूक्रेन के अधीन वाले इलाकों में मानवीय गलियारा खोलेगा। यूक्रेन ने पहले खार्किव, कीव, मारियापुल और सुमी शहरों में मानवीय गलियारों के लिए एक रूसी प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, क्योंकि उसके कई मार्ग सीधे रूस और उसके सहयोगी बेलारूस में जाते थे। रूस के हमले के बाद यूक्रेन में बिगड़ते हालात पर यूएनएससी में चिंता जताते हुए भारत ने कहा था कि आगामी मानवीय संकट पर तत्काल और त्वरित ध्यान देने की जरूरत है। यूक्रेन में मानवीय स्थिति पर चर्चा के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत टीएस तिरुमूर्ति ने युद्धग्रस्त देश में फंसे भारतीय नागरिकों समेत सभी नागरिकों के लिए सुरक्षित और निर्बाध मार्ग की तत्काल मांग दोहराई थी। टीएस त्रिमूर्ति ने कहा था कि भारत को इस बात की गहरी चिंता है कि रूस और यूक्रेन दोनों से हमारे बार बार आग्रह के बावजूद सुमी में फंसे भारतीय छात्रों के लिए सुरक्षित गलियारा नहीं बन पाया। रूस ने यूक्रेनी पक्ष के साथ समझौते में सुमी से पोल्टावा और रूसी संघ के क्षेत्र से बेल्गोरोड तक मानवीय गलियारों की घोषणा की है। गोवा विधानसभा चुनाव के नतीजों से एक दिन पहले ही एग्जिट पोल सामने आते ही पार्टियों में हलचल तेज हो गई है। एग्जिट पोल में गोवा में बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। ऐसे में 40 सदस्य विधानसभा वाले गोवा में छोटी पार्टियां किंग मेकर बन सकती हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक गोवा में कांग्रेस को 15 से 20 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी के खाते में 14 से 18 सीटें आ सकती हैं। बाकी सीटें छोटे दलों के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक गोवा में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता नहीं दिख रहा। यही वजह है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने छोटे दलों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने इसी क्रम में पीएम मोदी से दिल्ली में मुलाकात की और उन्हें गोवा में सत्ता में बनाए रखने की पार्टी की संभावनाओं पर चर्चा की। इस मीटिंग के बाद सावंत बीजेपी गोवा प्रभारी देवेंद्र फडणवीस के साथ बैठक करने के लिए मुंबई पहुंचे। माना जा रहा है कि फडणवीस गठबंधन के लिए महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के साथ बातचीत कर रहे हैं। यही नहीं, बीजेपी निर्दलीय उम्मीदवारों तक भी अपनी पहुंच रिजल्ट आने से पहले ही बनाए हुए है। इस बीच कांग्रेस ने बीजेपी विरोधी दलों के साथ आने का ऐलान किया है। खास बात यह है कि कांग्रेस राज्य में आम आदमी पार्टी और टीएमसी के साथ भी गठबंधन के लिए तैयार है, जबकि इससे पहले कांग्रेस ने दोनों पार्टियों पर बीजेपी के इशारे पर काम करने के आरोप लगाए थे। बता दें कि 10 मार्च को राज्य पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के चुनाव परिणाम आएंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सभी 7 चरणों का मतदान खत्म हो चुका है। 10 मार्च को इसके नतीजे आएंगे, लेकिन इससे पहले एग्जिट पोल आ गया है। ज़्यादातर एग्जिट पोल में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया जा रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर मैदान में राष्ट्रीय लोकदल को भी एग्जिट पोल हजम नहीं हो पा रहा है। राष्ट्रीय लोकदल के सुप्रीमो जयंत चौधरी ने इस दावे को खारिज किया है और दावा किया है कि यूपी चुनाव के नतीजे एग्जिट पोल से अलग होंगे और गठबंधन की सरकार बनेगी। आपका इस पूरे एग्जिट पोल पर क्या कहना है? देखिए, चुनाव तो हो गए, ईवीएम में लोगों ने जो मतदान करना था कर दिया। बिल्कुल, आपका क्या कहना? जो हम प्रयास हम लोग कर सकते थे, जो मुद्दे जनता के बीच हम ले जा सकते थे, वो हमने किया है। जनता ने भी अपना मत दिया है। वही चीज़ें बक्से में कैद हैं। इसे कोई जान नहीं सकता क्या परिणाम होगा जब तक वो बक्से खोलेंगे नहीं। सच्चाई तो यही है। बाकी एग्जिट पोल की एक प्रक्रिया होती है। मैंने कभी किसी बूथ पे वोट डालते वक्त किसी एग्जिट पोल वाले को आज तक तो देखा नहीं। अब कहाँ से डेटा लेते हैं, इनकी भी एक प्रक्रिया होगी, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये एक राय है। इस राय से मैं सहमत नहीं। जो उत्साह हमने देखा
जो परिवर्तन लाने के लिए एक निश्चय लोगों के मन में था और जो विश्वास हमारे और इस गठबंधन के प्रति आम लोगों में दिखाई दिया, मुझे लगता है कि सर्वे से अलग ही नतीजे खुलेंगे। तो आपको क्या उम्मीद है कि 10 तारीख को क्या परिणाम आएंगे, कैसी अच्छे तस्वीर होगी उत्तर नहीं, प्रदेश? सरकार बनेगी गठबंधन की, इसमें कोई शक नहीं है। ये सब जो है एक दबाव, मानसिक दबाव बनाने के लिए है उन लोगों पर जो परिवर्तन चाहते हैं, उनके मनोबल को गिराने के लिए एक तरीका है, एक रास्ता है जो उन्होंने अपनाया है। और सच्चाई ये भी है कि जब आप कोई किसी की राय लेते हो, वो भी वातावरण देखता है। तो बहुत से ऐसे लोग जो मतदाता जो आज यूपी में भय का माहौल बना रखा है, योगी जी तो बुलडोजर लेके चलते हैं और डराने और धमकाने के अलावा उन्होंने कुछ चुनाव प्रचार में तो कुछ कसर छोड़ी नहीं, कोई काम किया ही नहीं। तो ऐसे परिस्थिति में बहुत से मतदाता ऐसे होते हैं जो वोट उन्होंने हमें दिए, लेकिन जब कोई पूछेगा उनसे किसे वोट दी, तो हो सकता है वो कह रहे हो कि भाजपा को वोट दी। इसलिए ये जो आंकड़े भी हैं, ये भी उससे इम्पैक्ट हो जाता है, एक एरर आ जाता है इसमें सर्वेक्षण में। जयंत चौधरी जैसी बात समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी कहा है कि हम सरकार बना रहे हैं। अखिलेश यादव ने 7 मार्च को ट्वीट कर कहा कि 7वें और निर्णायक चरण में एसपी गठबंधन की जीत को बहुमत से बहुत आगे ले जाने के लिए सभी मतदाताओं और विशेषकर युवाओं को बहुत बहुत आभार। हम सरकार बना रहे हैं। लेकिन बात एग्जिट पोल की करें तो उत्तर प्रदेश में फिर से योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर वाली सरकार की वापसी होती दिख रही है। 10 से ज़्यादा एग्जिट पोल में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत दिया गया है। इनमें बीजेपी को 212 से 326 सीटें दी गई हैं। वहीं समाजवादी पार्टी भी करीब 150 सीटों का आंकड़ा पार करती दिख रही हैं। अब असल नतीजे का इंतजार है। देखना होगा कि इस बार एग्जिट पोल के दावे सच होते हैं या नहीं। जम्मू कश्मीर के कटरा में स्थित श्री माता वैष्णो देवी धाम में हर साल लाखों भक्त दर्शन के लिए जाते हैं। इनमें देश के अलावा विदेश से आने वाले भक्तों की भी बड़ी संख्या होती है। अगर आप भी मां वैष्णो देवी मंदिर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो सावधान। कई लोगों के साथ फ्रॉड का मामला सामने आया है। कुछ फर्जी वेबसाइट्स के जरिए लोगों को ठगे जाने का मामला सामने आ रहा है, जिसके बाद श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने फर्जी ऑनलाइन सेवाओं की वेबसाइट्स को ब्लॉक करने के लिए गूगल को लेटर लिखा है। कई सारी कंप्लेंट्स हमारे पास आई, जिसमें डिफरेंट सी कंप्लेंट आई उसमें कि कुछ लोगों ने अपनी वेबसाइट क्रिएट कर रखी है, उसमें फेक टिकट्स जो देते हैं उससे पेमेंट भी लिया जाता है। उसके बाद में हमने श्राइन बोर्ड ने तो जम्मू कश्मीर पुलिस में और जम्मू कश्मीर पुलिस की साइबर क्राइम के अंदर FIR लॉज की जो कंप्लेंट्स हमारे पास आई हुई थी, उसके बाद उनको ट्रैक किया गया। और इसके अलावा हमने गूगल और जो भी इसके होस्टिंग है उनको भी हमारी तरफ से लिखा गया कि इनको यहाँ से ब्लॉक किया जाए। जम्मू कश्मीर पुलिस जो है अपने लेवल से उसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उसके बाद में जो होस्ट हैं जो कर रहे हैं उनके साथ कांटेक्ट किया जा रहा है। इसके अलावा श्राइन बोर्ड ने एक स्पेशल अवेयरनेस के लिए किया, जितनी भी श्राइन बोर्ड के एस्टैब्लिशमेंट है, वेबसाइट है, जो आरती का लाइव होता है, उसमें हमने स्पेशल अवेयरनेस का रखा, स्क्रॉल चलाई कि किसी भी तरीके से इन लोगों के झांसे में ना आए। और मैं ये सभी को बताना चाहता हूँ कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से हेलीकॉप्टर की बुकिंग या किसी भी तरह की बुकिंग है, किसी भी ऑनलाइन एजेंट को या ऑफलाइन किसी ट्रेवल एजेंट को किसी भी तरीके से किसी को ऑथराइज नहीं किया हुआ। टिकट बुकिंग सिर्फ और सिर्फ श्री माता वैष्णो देवी की श्राइन बोर्ड पर और मोबाइल ऐप पर। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की जो वेबसाइट है www.maavaishnodevi.org और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के जो मोबाइल ऐप है उसी पर ही बुकिंग की जा सकती है। भक्तों को हेलीकॉप्टर की टिकट कराते समय फर्जी ट्रैवल एजेंसी, वेबसाइट्स या अन्य लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। ये सभी अपनी अपनी तरफ से हेलीकॉप्टर और प्रसाद संबंधी टिकट या टोकन के लिए ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, लेकिन अहम बात यह है कि श्राइन बोर्ड की तरफ से ऐसी कोई भी एजेंसी या वेबसाइट आधिकारिक नहीं है। श्राइन बोर्ड ने कई श्रद्धालुओं को ठगे जाने के बाद फर्जी ऑनलाइन सेवाओं की वेबसाइट को ब्लॉक करने के लिए कहा है। इसे लेकर पुलिस में शिकायत भी की गई है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने बढ़ती शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए फर्जी ऑनलाइन सेवाओं और वेबसाइट्स को ब्लॉक करने के लिए गूगल को ये लेटर लिखा है। साइबर क्राइम में भी FIR दर्ज की गई है। बता दें कि श्राइन बोर्ड द्वारा दी जाने वाली सभी ऑनलाइन सेवाएं केवल श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.maavaishnodevi.org और माता वैष्णो देवी ऐप पर उपलब्ध है।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आज झारखंड में कुछ अलग नजारा देखने को मिला है। यहां कांग्रेस की विधायक अंबा प्रसाद नारी शक्ति को दिखाते हुए घोड़े पर सवार होकर विधानसभा पहुंची। उनके इस अंदाज को देखकर हर कोई दंग रह गया। इस दौरान काफी लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। ये पहली बार नहीं है जब अंबा प्रसाद घोड़े पर सवार होकर विधानसभा पहुंची हैं। इससे पहले भी वो महिला दिवस पर ऐसा कर चुकी हैं। जब उनसे पूछा गया कि वो आज घोड़े पर सवार होकर विधानसभा क्यों आई, तो अंबा प्रसाद ने कहा कि आज महिलाओं के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। इसी संदेश के साथ वो घोड़े पर बैठकर विधानसभा आई है। उन्होंने कहा कि हर महिला में दुर्गा और झांसी की रानी होती है, इसलिए हर चुनौती का डटकर सामना करें। बधाई हो, आज आपका दिन है, उसके लिए बधाई। क्या मैसेज देना चाहती है? हर दिन क्या मैसेज देना चाहती है घोड़े पर बैठकर? देखिए, मेरा सवारी है, मेरा फेवरेट सवारी है। मैं आज आई हूँ वुमेन्स डे में, ताकि एक समाज के अंदर जो सोच है उसको मैं बदल सकूँ। जो सोचते हैं ये बहुत बड़ी चीज है, उसके लिए लगे कि हाँ महिला भी उसके लिए भी आम चीज हो सकता है। और मैं चाहती हूँ कि महिलाओं की जो भागीदारी है वो ज्यादा से ज्यादा हर जगह सुनिश्चित हो। और बेटी के माता पिता बेटी को अच्छे से पढ़ाई लिखाई तैयार करें, ताकि समाज में वो एक बहुत अच्छा, क्योंकि बेटी का योगदान समाज के लिए एक बहुत ही बेहतर साबित होगा और महिला हर जगह अच्छा करें। चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन है अंबा प्रसाद। 31 साल की अंबा प्रसाद झारखंड में बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की विधायक है। वो महज 29 साल की उम्र में ही विधायक बन गई। वो मौजूदा झारखंड विधानसभा की सबसे युवा विधायक है। बड़कागांव विधानसभा से अंबा प्रसाद के पिता योगेंद्र साहू साल 2009 में और उनकी मां निर्मला देवी साल 2014 के विधानसभा चुनाव जीतकर सदन में पहुंची थी। साल 2009 में अंबा प्रसाद के पिता झारखंड सरकार में मंत्री भी बने थे, लेकिन उन पर माओवादियों के साथ साठगांठ का आरोप लगा और वो अभी जेल में बंद है। पिता के जेल जाने के बाद साल 2014 के विधानसभा चुनाव में अंबा प्रसाद की मां निर्मला देवी चुनाव लड़ी और जीत हासिल की। फिर साल 2016 में बड़कागांव गोलीकांड के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि गांव वालों ने जबरन निर्मला देवी को पुलिस की कस्टडी से छुड़ा लिया। फिर जब मामले की सुनवाई हुई तो निर्मला देवी को तड़ी पार कर दिया गया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।